कलेक्टर साहब सादा कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और कहीं पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट आता है और वहां पर उस ऑटो को रोक लिया जाता है। रोकने के बाद पुलिस वाले उस ऑटो वाले से पैसे मांगने लगते हैं और जब कलेक्टर साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा कलेक्टर साहब पर वो पुलिस वाले डांट लगाने लगते हैं। अब इस बात को देखकर जो कलेक्टर साहब है वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो इससे अच्छा तो थाने चलते हैं, वहां पर देखते हैं तुम हमारे साथ क्या करते हो। कौन थे वे कलेक्टर साहब जो ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे और ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है संजीव। संजीव जो कि बड़ा ही खुशमिजाज लड़का है, वह अपने गांव के अंदर सभी से घुल मिलकर रहा करता और अच्छे से उनसे बातें किया करता। गांव के सभी लोग उसे अच्छी तरह से जाना करते हैं और उसके नेचर से भी भली भांति वाकिफ है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, सभी के काम आया करता है। अक्सर उनके अड़ोस पड़ोस वाले जब भी उसे कुछ काम के लिए कहा करते थे तो संजीव झट से उनका काम कर दिया करता। तो इसी वजह से संजीव वहां का चहेता बन चुका था। उनके घर में माता पिता हैं और एक छोटी बहन है। अभी वह स्कूल जाया करता है और स्कूल के टाइम से उसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने जिससे उसके पिता को सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो संजीव होता है वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और ग्रेजुएशन को भी अच्छी तरह से करने लगता है। 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो संजीव है वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने यूपीएससी को अच्छी तरह से पास कर लिया अच्छे नंबरों से तो उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और सभी लोग मेरे पिता को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब जब उसके घर वालों को पता चलता है कि बेटा इतनी बड़ी पढ़ाई करता है तो उसके बाद वो भी उसका बहुत ही ज्यादा साहस बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू मेहनत कर, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दे, तुझे रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल संजीव के पिता पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी किया करते थे और उन्हें रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी और उन्हीं पैसों से वो संजीव की पढ़ाई भी करवा रहे थे और साथ में घर का भरण पोषण भी किया करते थे। संजीव अपनी मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ संजीव की मेहनत रंग लाती है और वो यूपीएससी को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर लेता है। अब यूपीएससी क्लियर करने के बाद वह कलेक्टर बन गए थे। कलेक्टर बनने की उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और इस खुशी को वो अपने माता पिता को भी बताता है और जैसे संजीव के पिता को यह बात पता चलती है तो वो भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी मनाते हैं और पूरे गाँव में मिठाइयां बंटवाते हैं। सभी लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि संजीव जो है वो कलेक्टर बन गया है और गाँव के अंदर एक पहला लड़का था जो इतनी बड़ी पोस्ट इसने हासिल की है। उसके बाद संजीव ट्रेनिंग से पहले अपने गांव आता है और गांव में सभी के साथ खुशी के 2 पल व्यतीत करता है। उसके बाद संजीव की ट्रेनिंग का समय हो जाता है तो वह ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर चला जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वेतन मिला करता, जिस वेतन को वो अपने पिता के पास भेज दिया करता और उसको पाने के बाद उसका पिता बड़ा ही खुश होता है और सोचने लगता है कि चलो अच्छा हुआ, मेरा बेटा अब कमाने लगा है तो मुझे भी थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी ड्यूटी एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दी जाती है। अब वहां पर वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी किया करते हैं और कभी भी किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया करते हैं। अब 2-3 साल उनको ड्यूटी करते हुए हो गए थे और तभी अचानक से एक दिन उनके मन में आता है कि क्यों ना घर चला जाए और कुछ दिन गांव के अंदर बिताए जाएं, क्योंकि उन्हें वो पुरानी बातें याद आ रही थी जब वो गांव के अंदर रहा करते थे, सभी लोगों की मदद किया करते थे और सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। तो इसी वजह से जो कलेक्टर साहब है वो छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और छुट्टी के लिए अप्लाई करने के बाद अपने गाँव पहुंच जाते हैं। अब वह छुट्टी मनाने के लिए गाँव आ गए थे और गाँव के अंदर इधर उधर सभी लोगों से मिलते जुलते हैं और सभी लोगों को अपने बारे में बताते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद अचानक से उनके पिता उनको कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा फलाना सामान खत्म हो गया है, उसको ले आओ। अब कलेक्टर साहब अपने घर से निकल जाते हैं, साधारण रूप में नॉर्मल से कपड़े पहन रखे थे और ऐसे ही ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधा शहर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उस सामान की खरीदारी करने लगते हैं और तभी उन्हें अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है जो उनके बचपन का दोस्त था, वो इसी शहर में रहा करता था। वो गांव से शहर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसके बाद कलेक्टर साहब उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगते हैं और इसके लिए उन्हें थोड़ा सा सफर तय करना था। तो कलेक्टर साहब एक जगह पर खड़े थे और खड़े होकर ऑटो वाले को हाथ दे रहे थे और थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला वहां पर आकर रुक जाता है। अब कलेक्टर साहब ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे तो जो ऑटो वाला है वो उनसे पूछता है कि हाँ साहब बताइए कहाँ जाना है। तो इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मुझे 2-3 किलोमीटर आगे ही जाना है और
क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो उसके बाद जो ऑटो वाला होता है वो किराया तय करता है 10 रुपए और उसके बाद उनको बैठा लेता है। अब बैठाने के बाद कलेक्टर साहब पीछे बैठे थे और ऑटो वाला ऑटो को लेकर उस दिशा में जा रहा था जहां पर कलेक्टर साहब ने उसे ले जाने के लिए कहा था। अब थोड़ी ही आगे उस रोड पर चलने के बाद वहां पर एक पुलिस नाका दिखाई देता है जहां पर ढेर सारे पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उनका चालान काट रहे थे। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद जो ऑटो रिक्शा वाला होता है वो ऑटो को रोक लेता है और वहां से घूमकर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी कलेक्टर साहब उसे रोकते और कहते हैं कि भाई क्या हुआ? तो वो कहता है कि साहब आगे पुलिस वाले हैं और ये बेमतलब की ही चालान काट देंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे चालान का सामना करना पड़े। अब जो कलेक्टर साहब है वो ऑटो वाले से कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप ले चलो, मैं भी तो देखूं ये तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इस बात को सुनकर एक बार फिर से रिक्शा वाला मना करता है, लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे देखना है कि ये किस तरह से तुम्हारा चालान करेंगे। अगर एक भी पैसा तुम्हें देना पड़ा तो वो तुम नहीं दोगे, वो मैं दूंगा। तो ऑटो वाला कहता है कि साहब कहां आप 10 रुपए के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान कराओगे अपना, मुझे वापस ले जाने दो, ये तो पैसे मांग ही लेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब उससे जिद करते हैं और जिद करने के बाद उस ऑटो को पुलिस वालों की तरफ चलवाने लगते हैं। अब जैसे ही ऑटो नाके पर पहुंचता है तो एक हवलदार एकदम से उस ऑटो को रोक लेता है और रोकने के बाद ऑटो वाले से कागज चेक करने लगता है। हवलदार ऑटो वाले को बहुत कुछ रूल रेगुलेशन बताने लगता है और इसी वजह से कह देता है कि तुम्हारा चालान होगा। इन सभी बातों को बैठकर कलेक्टर साहब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। तो जो ऑटो वाला होता है वह कलेक्टर साहब की तरफ देखता है और उसके बाद हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि इन्होंने तो वैसे ही मुझे फंसा दिया है और अब मुझे इस बात का भुगतान करना पड़ेगा। वह उसे कहता है कि साहब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी और आगे से मैं पूरे कागज करके अपने साथ लाऊंगा। इसके बाद हवलदार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा चालान कटेगा और चालान तो बनता है, मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता और तुम्हारा चालान 2000 रुपए का बन रहा है। अब इस बात को सुनकर जो ऑटो वाला है वो एकदम से हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, सुबह से अब तक मैंने 250 रुपए कमाए हैं तो 2000 रुपए मैं कहां से दूंगा, थोड़ा सा पैसा कम कर लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद हवलदार कहता है कि चलो ऐसा करो, तुम 1000 रुपए मुझे दे दो और उसके बाद तुम यहां से जा सकते हो, तुम्हें कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर ऑटो वाला कहने लगता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी तक 250 रुपए कमाए हैं तो आपको मैं 1000 रुपए कहां से दे सकता हूं। पुलिस वाला कहता है कि कल तो कमाए होंगे ना, उनमें से दे दो। लेकिन ऑटो वाला फिर से हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब कल वाले पैसे तो मैंने कल ही खर्च कर दिए और आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब हवलदार उसको धमकाने लगता है और कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो और चालान भी तुम नहीं कटवा रहे हो। तो जो कलेक्टर साहब है वो एकदम से बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि साहब आपकी पोस्टिंग कहां है। अब जैसे हवलदार साहब देख रहा है कि पैसेंजर बोल रहा है तो एकदम से उनको गुस्सा आता है और कहने लगता है कि तू कौन है जो मुझे पोस्टिंग पूछ रहा है। तो उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं कोई भी नहीं हूं, मैं इस देश का आम नागरिक हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। आप तो एक हवलदार हो ना, आप चालान कैसे काट सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो हवलदार होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है और गर्म होने के बाद अपने और भी कुछ पुलिस वालों को वहां पर बुला लेता है। तकरीबन 4 पुलिस वाले वहां पर आ गए थे और आने के बाद कलेक्टर साहब पर उल्टा चढ़ बैठते हैं। अब जो पुलिस वाले थे वो ऑटो वाले और कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। तो इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि पैसे तो हम नहीं देंगे और ना ही हम चालान कटवाएंगे, अगर तुम्हें ले जाना है तो तुम ऐसा करो, हमें अपने थाने ले जाओ और वहीं पर चलकर हम देखते हैं कि तुम हमारा क्या करोगे। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं ऑटो वाले को और कलेक्टर साहब को दोनों को एक साथ लेकर थाने पहुंच जाते हैं। रास्ते में ऑटो वाला सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं वहां से वापस ले लेता, इनकी बात नहीं मानता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज तो पूरे दिन भर का काम खराब हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग वहां पर पहुंच गए थे और वहां जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन पर केस गढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक चौकी इंचार्ज आते हैं जो कि कलेक्टर साहब को अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद वो जैसे यहां पर आते हैं तो एकदम से उनको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब आप यहां पर कैसे। इसके बाद जो कलेक्टर साहब है वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आ गया, तुम सुनाओ तुम कैसे हो। क्योंकि दोस्तों जहां पर कलेक्टर साहब काम किया करते थे कुछ दिनों पहले इन चौकी इंचार्ज की ड्यूटी वहीं पर थी और वो अच्छी तरह से कलेक्टर साहब को जाना करते थे। अब जैसे चौकी इंचार्ज ने आकर उनसे सैल्यूट किया था तो जो पुलिस वाले उसको पकड़कर लेकर आए थे उनके एकदम से चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं और वो एकदम से सोचने लगते हैं कि ये कौन है। तो उसके बाद वे आकर पूछने लगते हैं कि साहब कौन है ये। तो चौकी इंचार्ज बताता है कि ये कलेक्टर साहब है और इनके यहाँ पर मैंने काफी दिनों तक काम किया था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ईमानदारी और मेहनत से काम किया करते हैं। अब यह बात सुनकर मानो उनके सर पर आसमान टूट गया हो और पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वे एकदम से कलेक्टर साहब के पैरों को पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। अब यह बात जैसे ऑटो वाला देखता है तो वो भी हैरान है और उसे भी जैसे ये बात पता चलती है कि ये कलेक्टर साहब है तो वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब अपने यहाँ पर छुट्टी पर आए थे और वहां से साधारण
रेस में उस ऑटो रिक्शा में बैठे थे अपने पिताजी का काम करने के लिए, लेकिन उन्हें याद आ गया कि उन्हें अपने एक मित्र से मिलना है, तो इसी वजह से वो यहाँ तक पहुंच गए थे। ऑटो वाला भी असमंजस में पड़ा हुआ वहां पर सब कुछ देख रहा है। तो इसके बाद जो कलेक्टर साहब है वो उनको पहले तो दूर हटाते हैं और एक लाइन में खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद उनमें डांट लगाई जाती है और कहा जाता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। और वह उनको खरी खोटी सुनाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से ये पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से बदनाम हो गया है। सभी लोग पुलिस को एक अलग ही दृष्टि से देखा करते हैं। इसके बाद जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो उनसे कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था आप कलेक्टर हो। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो कलेक्टर था, लेकिन मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ बहुत ही गलत हो जाता। ये ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसी बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी आंखों के सामने किया है और मैं इस बात का गवाह हूं। तो सबसे पहले इनको सस्पेंड करो, सस्पेंड करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई बिठाओ। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहां से उस ऑटो वाले के साथ दोबारा उस थाने से निकल आते हैं। इसके बाद ऑटो वाला एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब आप मुझे पहले ही बता देते। उसके बाद कलेक्टर राजीव उसकी तरफ मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर उस ऑटो को लेकर अपने दोस्त के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कलेक्टर साहब उसको 500 रुपए देते हैं। अब जो ऑटो वाला है वो एकदम से हैरान है और कहने लगता है कि साहब इतने पैसे नहीं, मेरे तो 10 रुपए बनते हैं, आप मुझे 10 रुपए दे दो। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं अच्छा खासा पैसा कमाया करता हूं और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे पास खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी आ जाया करती है। आज का पूरा दिन तेरा बर्बाद हो गया है, वो भी मेरी वजह से, तो इसकी भरपाई तो मैं ही करूंगा। ऐसा कहकर वो ऑटो वाले को 500 रुपए दे देते हैं और इन 500 रुपए को लेकर ऑटो वाला भी बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि आज एक ईमानदार आदमी ने उन्हें पैसे दिए हैं और साथ में उसके सामने ही पुलिस वालों को भी अच्छा सबक सिखाया है। इसके बाद कलेक्टर साहब वहां पर अपना काम करते हैं और काम करने के बाद वापस से अपने पिता के पास जाकर इस बात को बताते हैं। उनका पिता इस बात को सुनता है तो उनका सीना भी फक्र से चौड़ा हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे की ईमानदारी की वजह से आज एक ऑटो वाले का चालान होने से बच गया। इसके बाद यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव के लोग कलेक्टर साहब की वाहवाही करते हैं, क्योंकि वैसे भी वो उनके चहेते थे और ऊपर से उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखा दिया था। उन पुलिस वालों के ऊपर केस चला और केस चलने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। तो दोस्तों ये थी कहानी एक कलेक्टर साहब की, जो ऑटो रिक्शा में साधारण रूप में बैठकर जा रहे थे। तभी उस ऑटो वाले को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पैसे मांगने लगे। उसके बाद कलेक्टर साहब ने कुछ ऐसा करा कि पुलिस वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऑटो के अंदर कलेक्टर साहब हो सकते हैं। कलेक्टर साहब ने वहां के कलेक्टर साहब से कांटेक्ट किया और उनको अपना परिचय दिया और उसके बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करवाई। आप क्या कहना चाहते हो संजीव कलेक्टर साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो ऑटो वाले के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।